को ऑफिस से छुट्टी होने ही वाली थी कि अकबर का फोन आया। बेहद घबराया हुआ था। उसके आवाज से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है। वो एक लाइन में बोल पड़ा, बनर्जी दा, बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, आ सकते हो क्या? फातिमा उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी और लॉकडाउन में उसकी नौकरी भी नहीं रही। शायद कुछ ज्यादा परेशान हो गया था। घर आकर एक कप गरम चाय लेकर सोचने लगा कि क्या लेकर जाना चाहिए। अलमारी में आपात समय के लिए रखे हुए पैसों को गिना। तकरीबन 6,000 से थोड़े ज्यादा थे। पैसे जेब के हवाले किया और एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकल आया। सर्दियों की शुरुआत, शाम का समय, ट्रेन से पहुंचते हुए रात हो जाएगी, ये सब सोचकर अनछिना ही जैकेट पहना था। पर थोड़ी देर में लगा कि जैसे ठीक ही किया ये काम। कुछ फल सब्जियां वगैरह ले लिया और स्टेशन पर आ गया। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट थी। थोड़ी ही देर में हल्की सी बारिश शुरू हो गई। काले बादलों से गिरते बारिश में जैसे अंधेरा बहुत ही गहरा और रहस्यमय हो रहा था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज निर्जनता में एक डर खोल रहे थे। एक ओर कोरोना का प्रकोप, दूसरी ओर किसी एक्सप्रेस ट्रेन का समय पर ना होना। एक ऐसा संयोग था कि स्टेशन पर बहुत कम ही लोग थे। ऊपर से सोने पर सुहागा ये बारिश। थोड़ी देर बैठने के बाद जब ट्रेन आई तो सामने वाले डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन ज्यादा भरा नहीं था, थोड़े लोग थे जो धीरे धीरे अगले 2-3 स्टेशनों में उतर गए। मैं अपने सीट पर बैठकर सोच रहा था कि अगर ठीक से चले तो रात के 12 बजे तक मैं बलरामपुर पहुंच ही जाऊंगा। बलरामपुर एक छोटा सा शहर, बड़े शहरों से अलग, बिल्कुल शांत। अकबर ने यहाँ मकान लिया था क्योंकि ये उसके ऑफिस के बेहद करीब था। आने जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। दिन भर की थकान, बारिश के फुहार, ठंडी हवाएं मिलकर आंखों की पलकों को खोले रखने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा था। समय देखा तो 11:35 हो रहा था और आधा घंटा अगर सो गया तो शायद नींद ना खुले बलरामपुर में, सोचकर चहलकदमी करने लगा। ये क्या, मैं निपट अकेला ही था बोगी में। तभी नजर पड़ी उस इंसान पर। दुबला पतला सा लगता था, जैसे कि बांस पर किसी ने ब्रांडेड कपड़े टांगे हो। गेट पर बामुश्किल से एक हाथ से हैंडल पकड़े लटका हुआ था। ठंडी हवा और बारिश का मजा ले रहा था। तभी मैंने कहा, क्या बात है, इस तरह से लटके क्यों है? हाथ छोड़ गया तो जान जाएगी। वो मेरी ओर घूमा। आंखों में शराब की लालिमा साफ दिख रहे थे। गले में मोटी सोने की माला, अंगूठियां और ब्रेसलेट, सभी सोने की चीजें मिलाकर करीबन 4-5 तोला। तभी उसने पूछा, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मैं घबराया। अपनी भाषा पर शांति की मोहर लगाते हुए धीरे से बोला, जी थोड़ा ध्यान रखिए, गिर सकते हैं। तभी एकाएक गाड़ी में झटका लगा और वो संभालने की कोशिश करते हुए नीचे पटरियों पर जा गिरा। मैं दौड़ा चैन खींचने, पर तभी दूसरी पटरी पर से एक गाड़ी तेजी से निकल गई। मैं वहीं पर खड़ा ही रह गया। तभी देखा ट्रेन बलरामपुर स्टेशन में घुस रही है। बहुत भारी मन से मैं उतर गया। बाहर आकर देखा तो सारा इलाका खाली, कोई रिक्शा नहीं। यहाँ से अकबर का मकान ज्यादा दूर नहीं था, पैदल ही चल पड़ा। बारिश हल्की हो गई थी पर हवा तेज थी। आधी रात बीत गई थी। चारों तरफ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी।
कुत्तों के रोने की आवाज़, पत्तों की सरसराहट, सारी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब से दर्द का एहसास करवा रहे थे। किसी तरह दौड़ते हुए अकबर के घर पहुंच गया। वो इंतज़ार में दरवाजे पर ही था। अंदर पहुंचा तो उसने सबसे पहले एक टॉवेल दिया। जब तक मैं सर पहुंचता वो गरम चाय ले आया। साथ में बैठे तो वो टूट गया और परिवार की सारी कहानी बता दी कि कैसे ज़रूरत के वक्त पर सबने उसका साथ छोड़ दिया, अपने घर वालों ने, ससुराल वालों ने। मैंने उसे फल सब्जियां वगैरह जो मैं लाया था वो सब दिया और जेब में हाथ डाल सारे पैसे दे दिए। पैसे निकालते वक्त उस जेब में कुछ असहज सा लगा, पर उस वक्त मैं अपनी धुन में था इसलिए ध्यान नहीं दिया। रात में जब सब सो गए मुझे याद आया कि जेब में कुछ था। हाथ डालते ही सारा शरीर डर से सिहर उठा। निकाला तो वो उसी आदमी का ब्रेसलेट था जिसकी ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। मैं अपना दिमाग दौड़ाने लगा कि आखिर वो मेरी जेब में आया कैसे। फिर याद आया कि जब उसे ट्रेन में झटका लगा था तो उसने और मैंने एकदम से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की थी। शायद उसी समय ये ब्रेसलेट मेरे हाथ आ गया होगा और अनमने भाव से मैंने खुद के जेब में रख लिया होगा। सारे दिन की थकान के चलते कब सो गया मालूम ही नहीं पड़ा। एकाएक मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा वही ट्रेन वाला लड़का खड़ा था। गर्दन एक तरफ लटकी हुई, खून से लथपथ, हाथ की अंगूठियां, माला और एक बंडल 500 का नोट लिए। मैं वहीं पर चौकन्ना सा खड़ा रह गया। उसने कहा, अगर यही चाहिए था तो ले लेते, मुझे गिराकर मारने की क्या जरूरत थी। मैं जोर से चीखा, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, मैं तो तुम्हें बचा रहा था। तभी मैंने एकदम से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो देखा सामने दरवाजे पर कोई नहीं था। मैं बुरी तरह से डर गया। उस रात मैं बड़ी मुश्किल से ही सो पाया। अगली सुबह मैं उठा, थोड़ी देर अकबर के यहाँ रुका रहा, फिर चाय नाश्ता करके मैं वहाँ से निकल गया। ट्रेन में ठीक उसी जगह पर जहाँ पर पिछली रात वो लड़का गिरकर मरा था, मैंने उसी जगह पर वो ब्रेसलेट हाथ घुमाकर जोर से फेंक दिया और फिर हाथ जोड़कर कहा, भाई मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए था। और उस दिन के बाद से मुझे वो लड़का फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में बनकटवा नाम का एक गांव है। उस गांव में श्री दत्ताश्रय शुक्ला जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों के भलाई में जितना बन पड़ता था उतनी वो सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। उस गांव के लोग उनमें बहुत ही विश्वास और श्रद्धा का भाव रखते हैं। बात उस समय की है जब वो सरकारी हाई स्कूल मेहुड़ा के हेडमास्टर हुआ करते थे। वो हर दिन साइकिल चलाते हुए अपने गांव से स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनके रास्ते में एक बड़ी सी नहर और एक कई कोस का खेत पड़ता था। बीच बीच में कई नाले, तालाब, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ पार करते हुए उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। बीच रास्ते में एक नहर पार करने के बाद एक तालाब पड़ता था। शुक्ला जी के एक महाराज जी थे। महाराज यानी कि पंडित। उनका एक मुस्लिम शिष्य था जिसका नाम था मोहम्मद।
कुछ दिन पहले ही महाराज जी अपने शिष्य मोहम्मद के साथ उस तालाब के पास गए थे। मोहम्मद को पास के खेत खोदने को बोलकर खुद तालाब में नहाने उतर गए। महाराज जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो किनारे पर ही नहा रहे थे। उस तालाब में एक बुढ़वा यानी कि पानी में रहने वाला भूत रहता था, जो कई दिनों से अपने शिकार की खोज में था। वो बहुत ही दिनों से भूखा था। उसने सोचा कि आज तो नहीं छोड़ूंगा। उसने पानी के अंदर से ही महाराज जी का पैर पकड़कर धीरे धीरे भीतर गहरे पानी में खींचने लगा। महाराज जी को यह आभास हो गया कि भूत ने उनका पैर पकड़ लिया है। वो अपने शिष्य को मदद के लिए चिल्लाने लगे, मोहम्मद मोहम्मद बचा लो, बचा लो। लेकिन मोहम्मद खड़ा खड़ा तमाशा देखता रह गया। अगर उसने गांव के लोगों को बुलाया रहता तो महाराज जी की जान बच सकती थी, लेकिन महाराज जी मोहम्मद बचा लो कहते कहते मर गए। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो दौड़े दौड़े आए। महाराज जी की लाश को पानी में उतरकर खोजने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। शुक्ला जी अपने विद्यालय में आनन फानन में सूचना मिलते ही वो तालाब की तरफ दौड़े। शुक्ला जी जब पहुंचे तो वहां भीड़ लग चुकी थी। शुक्ला जी ने हिम्मत बढ़ाई और फिर एक बार में कई लोग मिलकर तालाब में गुरुजी और उनकी लाश को ढूंढना शुरू किया। बीच तालाब में महाराज जी का लाश जमीन पर उल्टा धंसा हुआ मिला। बुढ़वा ने उनके गर्दन को मरोड़कर मिट्टी में धंसा दिया था और उनका सारा खून पी गया था। लाश को बाहर निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बाद तालाब से सटे हुए गांव में जैसे ही रात होती, एक चीखती आवाज उस गांव के लोगों को भयभीत कर देती। सब कोई उस आवाज के डर से अपने घरों में सूरज ढलने के बाद ही कैद हो जाते थे। बीच रात होते ही एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज महाराज जी की है और वो वैसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे मरते वक्त चिल्ला रहे थे, मोहम्मद बचा लो। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी दिन में भी उस तालाब की ओर नहीं जाता। लोगों ने अपने घरों से बच्चों को बाहर निकलने पर रोक लगा दी। मैदान सब खाली हो गए। लोग कहने लगे, महाराज जी का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा वो उसी तालाब में कैद हो गई है, जो अभी भी वैसे ही चिल्लाती है जैसे मरने के समय चिल्ला रहे थे। लोग तालाब की तरफ जाना छोड़ दिए। तालाब के पास से जो सड़क गुजरती थी, लोग वहां भी नहीं रुकते और जल्दी जल्दी तालाब को पार करते थे। शुक्ला जी को भी इस बात का पता लग चुका था और वो इससे समाधान खोजने के लिए प्रयोजन करने शुरू कर दिए थे। आज स्कूल से लौटते हुए शुक्ला जी को देर हो गई थी। अध्यापक शुक्ला जी ने अपनी बेटी की शादी भी मेड़ुआ, जहां वो पढ़ाने जाते थे, वहीं पर किए थे और वहीं उनको देरी हो गई थी। शुक्ला जी को घर के रास्ते में ही रात हो गई। धीरे धीरे साइकिल की पेडल मारते हुए सुनसान रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा बहुत घनघोर था। उस रात में रोशनी का नाम तलक नहीं था। उसमें भी मास्टर जी ने आज टॉर्च लाना ही भूल गए थे। अनुभव और अंदाजे से वो रास्ते की टोह लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो नहर, अब उस पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। नहर से उतरते ही वो तालाब पड़ता था जिसमें मास्टर जी के महाराज जी की मृत्यु हो गई थी और आज भी डरावनी आवाजें आती हैं। अंधेरे से ज्यादा शुक्ला जी को अब उस तालाब और उसकी कहानियों ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तभी फट की एक आवाज आई
और मास्टर जी का साइकिल पंचर हो गया। अचानक से साइकिल का तालाब से ठीक पहले ही पंचर होना शुक्ला जी को सहमा देने के लिए काफी था। सनसन करती सनसनाती हवा भी डराने लगी। शुक्ला जी ने एक बार अपने चारों तरफ देखा। अंधेरी काली रात में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। इस माहौल में खेते में रहने वाले सियार भी चिल्लाने लगे और उनका वो हुआ हुआ की आवाज डर को बढ़ाने का काम कर रहा था। शुक्ला जी जैसा बुद्धिमान और बहादुर मनुष्य भी आज सचमुच में डर गया था। थोड़ी हिम्मत करके शुक्ला जी ने साइकिल को लेकर पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तालाब के करीब पहुंच रहे थे, उनका कंठ सूखता जा रहा था। उनके शरीर में खून सूखने लगे। आज हवा भी एक अलग ही डरावनी अंदाज में डराने लगी थी। जो रास्ते हर दिन साथी होते थे, आज वो भी अजनबी और डरावने लग रहे थे। मौत को अब निकट देख शुक्ला जी को कुछ भी नहीं सुहा रहा था। उनकी धड़कनें बढ़ने लगीं। तभी अचानक उस सुनसान और अंधेरी रात में एक आदमी ने पीछे से आवाज लगाई, "कहाँ हो मास्टर? क्या हाल है? घर जा रहे हो क्या? मुझे भी बगल के गांव जाना है, चलो साथ में चलते हैं।" अचानक कोई आवाज सुनकर पहले से डरे हुए मास्टर जी के तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। और फिर उसकी मधुरता और वो बोली और हालचाल पूछने के शब्द ने मास्टर जी के जान में जान डाला। मास्टर जी हैरान और अचंभित होकर उस आदमी से उसका परिचय पूछने लगे। उस आदमी ने बस यही कहा कि बगल के गांव में मेरे संबंधी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, रास्ते में तुम मिल गए। और तभी उस आदमी ने कहा, खैनी खाओगे? मास्टर जी को उस आदमी पर शक हो गया, फिर भी वो उसके साथ आने से हिम्मत से थोड़े आगे बढ़ रहे थे और आसानी से बिना किसी डर के तालाब को उन्होंने पार कर लिया, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, एक शख्स उनके साथ था। उसके कुछ दूर आगे बढ़ते ही मास्टर जी का गांव आ गया और वहीं से दूसरे गांव की तरफ रास्ता जाता था। उस आदमी ने मास्टर जी से कहा, ठीक है फिर मास्टर जी, आप अपने घर जाओ, मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ। मास्टर जी तुरंत कुछ आगे बढ़ गए और छिपकर देखने लगे कि वो आदमी कहाँ जा रहा है। वो देखते रह गए और वो आदमी जैसे अचानक आया था, वैसे ही अचानक मास्टर जी के आंखों के सामने से ही गायब हो गया। मास्टर जी सारी बात समझ गए कि मुझे डरते हुए देख किसी अच्छी आत्मा ने मेरी मदद की और उस तालाब को पार करने में मेरी मदद की। शुक्ला जी ने ईश्वर को और अपने महाराज जी को धन्यवाद कहा और महाराज जी के बच्चों के साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हवन और पूजा किया। महाराज जी के आत्मा को शांति मिल गई और अब उस गांव के लोग डर मुक्त हो गए। उस तालाब से किसी की आवाज नहीं आती। सभी गांव वाले अब बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।